देखो आज बात करेंगे हम जल के बारे में, ठीक है। पृथ्वी का लगभग 3/4 मतलब पृथ्वी का 1/4 मतलब अगर बात करें पृथ्वी को 4 भागों में डिवाइड करें तो 3 भाग पे पानी पाया जाता है और 1 भाग पे भूमि है। मतलब पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी का 75% भाग क्या है? पानी है। लेकिन फिर भी पानी की किल्लत है, फिर भी पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पृथ्वी से जल को हटा दिया जाए, पृथ्वी से जल को हटा दिया जाए तो पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। चाहे हम बात करें पेड़ पौधे की, चाहे हम बात करें जंतु की, ठीक है। हम इस वीडियो में यही चीज़ जानने वाले हैं, है ना। इस पूरे क्लास में जब तक ये क्लास चलेगी तब तक हम यही जानेंगे कि जल हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से जल को हम बचा सकते हैं, जल प्रदूषण क्या होता है, किस प्रकार से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो जल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। पृथ्वी का 3/4 भाग केवल जल ही पाया जाता है। आप जानते हैं संसाधन, एक परिभाषा बार बार पूछी जाती है, संसाधन क्या होता है? तो वायुमंडल से या पर्यावरण से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम जिनसे करते हैं उन्हें बोला जाता है संसाधन। मतलब पर्यावरण से हम आम लेके आए, अपनी भूख मिटा लिए तो पेड़ क्या हो गया? संसाधन। पोखरी से, तालाब से, नदी से, झील से पानी उठाया, अपनी प्यास बुझाया तो क्या हुआ? वो हमारे लिए क्या है? संसाधन। पर्यावरण से आवश्यक पदार्थों से या पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक पदार्थों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या वे पदार्थ जो पर्यावरण में पाए जाते हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं, उसे बोला जाता है संसाधन। जल एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। जल से हम प्यास बुझाते हैं, है ना, अपनी प्यास को बुझाते हैं। क्या क्या करते हैं वो हम जानेंगे। फिलहाल जल के ही बारे में बात करेंगे। हम देखें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी अगर किसी देश के पास है तो वो है ब्राज़ील। किस देश के पास है? ब्राज़ील के पास है। दुनिया में जितना पानी है, पूरी पृथ्वी पर जितना पानी है उसका केवल 0.3% पानी पीने के लायक है। समझ लो, जो पानी हम भूमिगत जल या हम अपने हैंडपंप, ट्यूबवेल, समरसेबल जो पानी हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, उसमें लाखों बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। समझ रहे हैं ना। आप देखते हैं कि जैसे ही गर्मी का मौसम अब आ रहा है, आप देखेंगे कि गांव में कुछ अधिकारी आते हैं, कुछ डॉक्टर आते हैं, वो आपके कुएं, आपके नलकूप, आपके ट्यूबवेल, है ना, उसकी जांच करेंगे और उसमें क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं। क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं, जो पानी के अंदर जाता है उन बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। आप सोचेंगे डालने से क्या फ़ायदा? तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे और आप उस पानी को पिएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। अब बीमार हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कोई बीमारी, मान लेते हैं कोई संक्रामक बीमारी फैल गई, जैसे कोरोना फैला है, कोई संक्रामक बीमारी फैल जाएगी तो पूरा देश क्या हो जाएगा? पीड़ित तो हो जाएगा ना रोग से। तो सरकार क्या करती है? लगातार योजनाएं चलाती है कि हम शुद्ध जल पिए, शुद्ध जल पिए। जितनी गहराई में आप जाओगे, नहीं कहते बोरिंग, नहीं कहते गांव में बोरिंग, भाई जितना नीचे कर लो उतना। कुछ लोग चंद पैसे बचाने के चक्कर में स्वास्थ्य से खेलते हैं, थोड़ा सा पानी आ गया बस अब रहने दो। जितनी गहराई में जाएंगे पानी उतना प्योर मिलने वाला है, उतना शुद्ध मिलने वाला है। जब बोरिंग वगैरह की जाती है, देखते हैं ना, इंडिया मार्का का जो जल होता है उसे लोग कहते हैं सबसे प्योर है, क्योंकि वो ज़्यादा गहराई तक जाता है। 30 फुट 35 फुट पे पानी आ जाता है, 60 फुट ना नॉर्मली जो होता है इंडिया मार्का, वो 90 180 तक उसकी बोरिंग की जाती है। तो उतना फुट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्योर वाला पानी आता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह बहुत कम रहते हैं, हालांकि वो भी अशुद्धि होता है। एक नंबर का पहले विकल्पित क्वेश्चन पूछा जाता था कंपटीशन में कि शुद्ध जल कौन सा है? वर्षा का, जल का, नदी का, तालाब का, है ना। तो मार के आते थे वर्षा का, लेकिन अब वर्षा का जल भी, है ना, उसे भी ऑप्शन से निकाल दिया गया है। हालांकि वो ऑप्शन में देगा कि सबसे शुद्ध जल किसका होता है, तो आप वर्षा नहीं मारेंगे, मार के आएंगे फिल्टर का।
जो आरओ वगैरह वाला पानी होता है, देखते हैं ना उसका स्वाद कैसा होता है, क्योंकि उसमें से जितने बैक्टीरिया होते हैं निकाल लिए जाते हैं, जो मिनरल्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स भी छंट जाते हैं उसमें से, इसीलिए वो पानी हल्का होता है। मिनरल वाटर अगर आप पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, तो आप देखते हैं आपकी प्यास जल्दी नहीं पूरी नहीं बुझती पीने के बाद कुछ, है ना, क्योंकि वो हल्का हो जाता है पानी, इसकी वजह से आपकी प्यास नहीं मिटती। लेकिन जो लोग बराबर पीते हैं उनको आदत हो जाती है, उनकी प्यास मिट जाती है। पानी जब कभी भी पिए, मैंने आपको बार बार बताया, पानी पीने का सबसे आसान तरीका, पानी बैठ के पिए और पानी हमेशा घूंट घूंट करके पिए। अचानक बहुत ज़्यादा प्यास लगती है गर्मी वगैरह में, जैसे ही गर्मी आ रही है आप देखेंगे आपको बहुत ज़ोरों से प्यास लगेगी और आप मशीन के पास जाएंगे, पूरा जब 1 मिनट चला रहा है तो धर धर पूरा खींचेंगे, आपकी प्यास नहीं मिटेगी, भले ही आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि आप पानी लगातार पीते हैं। पानी जब आप घूंट घूंट करके पीते हैं तो पूरा पानी फैल के आराम से जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी प्यास मिट जाती है। तो पानी घूंट घूंट करके पीने की कोशिश करें, साथ ही साथ क्या करें, है ना, बैठ के पीने की, क्योंकि अब लगातार पानी अगर आप खड़े होकर पीते तो आपके ये डायरेक्ट हो जाता है ना आमाशय में, तो आपको दर्द महसूस होता है। कभी कभार इसे हिलते तो पेट में पूरा पानी हिलता है कि नहीं? हाँ, हिलाया करिए पानी, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे जल की मात्रा। मैंने बताया ना कि पृथ्वी पर जल बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर जल कहीं पाया जाता है तो पृथ्वी का 97.41%, 97 मान के चलते हैं, 97% जो जल है वो खाली महासागर में भरा पड़ा है, और वो पीने के लायक है नहीं। समुद्री जल में नमक पाया जाता है, वो पीने के लायक नहीं होता। पृथ्वी पर जो जल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो महासागर में पाया जाता है। मतलब पानी की अधिकांश मात्रा, या यूँ कहे ज़्यादातर मात्रा कहाँ होती है, वो होती है महासागर में। पूछेगा कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा उसकी होती है, तो 97.41, है ना, मतलब 97% जो मात्रा है वो समुद्र में है, बाकी भूमिगत के रूप में है, तालाब के रूप में है, पोखरी के रूप में है। समझ रहे हैं ना, जो ये पानी है 97% पानी तो केवल महासागर में है, बाकी जो आपका तालाब है, नदी है, पोखरा है, इसमें बचा हुआ है। जो 3% बचा ये अलग अलग जगह पे विभाजित है, कुछ नदी में है, कुछ झील में है, कुछ तालाब में है ना, कुछ पोखरियों में है, अलग अलग जगह पे पानी है। तो सबसे ज़्यादा पीने की पानी में जो जल है वो पीने की मात्रा उसकी कितनी है, 0.3% है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया ना। अगला टॉपिक समझते हैं, जल का उपयोग कहाँ करते हैं। हम जल का उपयोग कई जगह पे करते हैं। जैसे सबसे पहले हम सुबह की बात करें, सबसे पहले सो के उठेंगे तो ब्रश करेंगे, तो बिना ब्रश जब मुंह तब तक नहीं धो पाएंगे। कब ऐसा हुआ कि कोलगेट से मुंह धो लें, ऐसा हमारे कोलगेट धड़क से यहाँ कुल छपक जाए, ऐसा नहीं हुआ ना। कब बिना जल के आप मुंह नहीं धो सकते। पहली चीज़, प्यास, पानी आपकी प्यास बुझाने के लिए। दूसरी चीज़, आपके भोजन को, है ना, आपके भोजन को आपके पाचन तंत्र तक ले जाने का काम कौन? जो लार है उसमें भी तो जल की मात्रा है, आपका खून है उसमें भी तो जल की मात्रा है कि नहीं? बिना पानी के वो कुछ होगा? हमें प्यास कब लगती है, जब हमारे शरीर में पानी की 1% कमी होती है तो हमें प्यास लगती है। अगर वही पानी की मात्रा 10% कम हो जाए तो व्यक्ति की, किसी जीव की मौत तक हो सकती है। 1% जब हमारे ब्लड में, यानी कि जब हमारे खून में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास महसूस होती है, और जब ग्लूकोज की कमी होती है तो हमें भूख का एहसास होता है। समझ गया ना बात को? तो जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हम कहेंगे हम दैनिक जीवन में जल का उपयोग कई जगहों पर करते हैं। जैसे संवहन में, याद रखना, आप देखते हैं ज़्यादातर जो व्यापार है, एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार होता है वो ज़्यादातर जल मार्ग के द्वारा होता है। जल मार्ग का मतलब, अगर जहाज़ में 10 ठो कंटेनर लाद देंगे, लोड कर देंगे, तो जहाज़ वही ना उड़ेगा। समझ रहे हैं? हवाई जहाज़ की बात हम कर रहे हैं। पहली चीज़, उसका भाड़ा। नॉर्मल कोई व्यक्ति जाता है तो उसका कम से कम भाड़ा है, अगर दूसरे देश आप जाते हैं तो 30,000, 35,000, 20,000, है कि नहीं? अब सामान लेके आ रहा है, और आदमी का वजन कितना होता है? आदमी का वजन होता है 68 किलो, बहुत उड़ के जाएगा आदमी 1 कुंटल का होगा। मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए। और आपने दुबई से कोई सामान ऑर्डर किया जो 5 कुंटल का है, तो उसका भाड़ा कितना हो गया? 20 तिहाई 60,000 रुपये। अगर 20 का बात करें तो कितना हो गया भैया? 60,000, है ना। मैं एकदम मतलब मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 60,000 हो गया, तो बताइए वो 20,000 का सामान है, उसका भाड़ा कितना हो गया? 60,000। तो यही ना खरीद लेगा कोई? लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर संवहन का मतलब जल का उपयोग ज़्यादातर
जो व्यापार होता है, जो एक देश का दूसरे देश से व्यापार होता है, वो जल मार्ग के द्वारा ही होता है। क्यों होता है जल मार्ग के द्वारा? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और आसानी से। आप देखते हैं जो जहाज़ होते हैं वो 3-3 4-4 तल्ला 22-22 तल्ला जहाज़ होते हैं, 20-20 हज़ार 60-60 हज़ार कंटेनर एक बार में आ जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब 60 हज़ार कंटेनर का मतलब समझ रहे हो? कितनी बड़ी अब जहाज़ होगी सोचो। और एक कंटेनर नॉर्मली होगा 60-70 टन का। टन, कुंटल की बात ही छोड़ दो, तो 60-70 हज़ार है। और आप जल के बारे में जानते हैं कि जल में जब कोई चीज़ जल में चली जाती है तो उसका वजन क्या हो जाता है? हल्का। पड़े है ना? आप मुझे ऐसे ही उठाना चाहो तो नहीं उठा पाओगे, मैं भी काफ़ी हष्ट पुष्ट हूँ, है ना। और अगर पानी में मुझे उठाना तो आप यहाँ से लेके चले जाओगे 2-4-10 किलोमीटर तक, पानी में वज़न हल्का हो जाता है उत्प्लावन बल की वजह से। समझ रहे हैं? तो जल कहाँ काम करते हैं? संवहन में, क्योंकि ये आसान होता है। भाई पानी में जहाज जा रही है, बहुत सारा सामान लेके आसानी से जा सकती है, और जहाज़ को उड़ना होगा तो बैठ जाएगी, टायर बार उड़ जाएगा। और मान लो उड़ने तो उड़ गई, फिर उतरेगी कैसे? उतर के धक धड़धड़ा कर ज़मीन में घुस जाएगी, उतना वजन ले कहाँ जाएगी, है ना। टायर में उड़ गया। समझ रहे हैं ना? तो ज़्यादातर जल का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? संवहन में। व्यापार में सबसे ज़्यादा किस माध्यम को चुना गया है? जल मार्ग को। आप देखते हैं ना, हर देश अपनी समुद्री सीमा को बढ़ाना चाहता है कि मेरे पास क्या होगा। हांगकांग की बात करूं, मैं आपको कहानी बता रहा हूं। हांगकांग एक ऐसा देश है जो चाइना का है ना, क्योंकि उस पर बहुत विवाद हो रहा है। वो चाइना का एक देश है। मान लेते हैं जैसे आप ही का ये कमरा है, यहाँ थोड़े से किनारे से कोई होके बार बार यहाँ से गुजरता है, बार बार यहाँ से होके अगर कोई गुजरता है, समझ रहे हैं? मतलब देखो, सिस्टम के तौर पे समझो। अब मान लो भैया ये हमारा देश है, यहीं से कोई व्यक्ति बार बार गुजर रहा है, यही है हांगकांग। हांगकांग, ठीक है। अब यहाँ से कोई देश बार बार अपनी जहाज़ लेके गुजरता है बार बार, तो पहले तो फ्री था, फिर चाइना कहा भैया एक काम करो, जय जहाज़ जाएगी, एक जहाज़ का 5 रुपया। समझ रहे हैं? एक जहाज़ का 5 रुपया। इसका बहुत बड़ा विवाद है। अब दिन में यहाँ से सैकड़ों जहाज़ जाती, मैं कहता हूँ 100 जहाज़ गई, 100 पच्चे 500। लगा क्या इसका? कुछ लगा है इसमें? लगा कुछ नहीं ना लगा। अरे भाई मेरे यहाँ तुम रास्तों में से जाओगे तो क्या मेरा फरसवा उखाड़ के लग जाओगे कि ईंटवा उठा के लग जाओगे? अगर आपके घर के सामने से सड़क है, कई लोग जा रहे हैं, तो क्या कुछ गिट्टी उखाड़ के लग जाएंगे? और हर जितनी गाड़ी गुजरे 5 रुपये आपको मिले तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। तो ऐसा करते करते फिर बढ़ाया, अब नहीं 5 रुपये में नहीं मज़ा आ रहा है, अब 10 रुपये देख जाओ तो मज़ा नहीं है, रोजी रोटी नहीं चल, अब वो बिजनेस बना दिया उसको। समझ रहे हैं? जब 10 हो गया तो अब नहीं, अरे सचरा ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, 50 रुपया। आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आपको यहाँ आना है तो इतना इसका ही देश कब्जिया कि यहाँ तक बैठा है, आप यहाँ से गुजर के जाओ, और इधर से जब भी जाओगे तो यहीं से होके जाओगे। तो इधर से जाओगे तो पता चला 50,000 तुम्हारा तेल जल गया, और यहाँ 20,000 में तुम पहुँच जाओगे। तो 20,000 सीख दे दो, चलो तो जाओ, बढ़ जाओ ना। जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? तो ब्रिटेन ने कहा भैया चाइना से भैया मुझे तुम बताओ इसका इतनी ज़मीनिया का कई रुपये लोगे? तब चाइना ने यहाँ गलती किया था, उसने कहा दे दो मुझे 100 रुपया। तो कहा ले 100 रुपया। चीन जो ब्रिटेन है वो बहुत समझदार था भाई। अरे हमारे देश को ससुरा लूट लिया, सोने की चिड़िया कुछ पखना गुना नोच लेके चल गए। हमारे देश में तनी मनी सोना था भैया, बहुत अथाह सोना था, इसीलिए तो हम लोगों को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए तो, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा सोना आज भी है। कई राज्यों में हमारे बाबा तो पता नहीं कितना मटका उटका गाड़ के रखे होंगे। अब कभी घर और गिरेगा बढ़िया से, है ना, कभी ज़मीन में खुदाई होगी तो देखा जाएगा कितना मिलेगा, मज़ा आ जाती है। हमारे देश का सिस्टम देखो, अगर आपके घर में बम मिला तो आपका है, और 2-4 बाल्टी सोना मिला तो सरकार का है। सोच लीजिए, गजब की व्यवस्था है भैया। बम मिला तो सरकार नहीं है, तुम्हारा है, तुम इसको कहाँ लाए हो, और सोना मिला तो तुम्हारा नहीं, गवर्नमेंट का है। मतलब अच्छी चीज़ अगर मिल गई ही नहीं, अच्छा रख नहीं सकते, समझो बात को। तो इसने क्या कर दिया, ब्रिटेन को दे दिया, ले लो भाई 100 रुपये। 100 रुपये मुझे 100 रुपये बहुत है, दिन भर मैं एक महीना में 1 साल में मैं तो 5 रुपये कमाता था, 100 रुपये मिल गए तो इनको बुद्धि हरी हो गई। अब क्या किया, ब्रिटेन में लगाया है बम पर पैसा, इधर से जाओ पैसा देख जाओ। अभी क्या इसको एक थोड़ा देश बना दिया ब्रिटेन, तो आई हांगकांग है, ये अपना देश है। समझ रहे हैं? मतलब अपना का मतलब इसको एक आज़ाद देश बता दिया कि हांगकांग एक देश, इसको ब्रिटेन ने कहा कि तुम एक देश हो गए हो। समझ रहे हैं? चाइना कहता है बेटा 90 साल के लिए खरीदा है वो मुझसे,
ज़्यादा उछलोगे तो बहुत है, मार मारूंगा तुन्हन को। और 2023 तक जाते जाते इनका बस लीजियो ख़त्म होने वाली है। इतना दिन के लिए ख़रीदा था, 90 साल के लिए ख़रीदा था, तो 90 साल ख़त्म हो रहा है। अब बिल्कुल हांगकांग वाले एकदम उड़ रहे, जो मोबाइलिया वाली ज़्यादातर जो बन के आती है वो हांगकांग से बन के आती है, समझ रहे हैं कि नहीं, जो मेड इन चाइना लिखा होता है, क्योंकि ये चाइना का ही तो एक ठो भाग है भैया, मेरा ही कोठरिया में से जा रहे हैं ना। इन फ्यूचर क्या होगा कि इन फ्यूचर जब ये लीजिया ख़त्म हो जाएगी तो चाइना पूरा कब्जा लेगा। अभी हांगकांग वाले कहेंगे हमको अलग दे दो, कैसे दो बेटा, तुम हमारा ही खेत में जोत बो रहे हो, कहोगे ही खतवा दे दो, ज़बरदस्ती दे, नहीं देंगे। अब ब्रिटेन भी कोशिश कर रहा है कि फिर से 90 साल के लिए ले ले, तो ये तो समझ ही गया है चाइना की, नहीं बड़ा बिजनेस यहाँ से हो रहा है, अब मैं दूंगा नहीं किसी को। एक बार 100 रुपया में दिया, बड़ा गबड़ा गया मेरा, मुझे घाटा हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादातर जो व्यापार होते हैं वो जल के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि आसानी से आप पहुँच जाते हैं। और बताया जाता है कि भारत की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने ना, ये एकदम गलत है, क्योंकि उसने भारत के रास्ते की खोज किया था। इसका मतलब जब वो भारत आया था तो जब वो वास्को डी गामा भारत आया था तो भारत नहीं था, भारत था, भारत था। तो भारत को पैदा करके गया नहीं ना, वो था, भारत था, खाली रास्ता खोजा है। अगर यहाँ से मुझे फरिया जाना है तो मैं इधर से अगर घूम के चला जाऊँ तो मैं कहूँगा फरिया खोज मैंने किया है, अरे मैंने नया रास्ता निकाला है ना भाई, फरिया तो बहुत पहले से है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो उसने क्या किया था, रास्ते की खोज की थी, ना कि भारत की। तो संवहन के लिए भी जल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरा टॉपिक सिंचाई के लिए, आप जानते हैं जैसे हमारे शरीर के विकास के लिए जल की ज़रूरत है, वैसे पेड़ पौधों में भी विकास के लिए किसकी ज़रूरत है, जल की। उससे क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं। जैसे नदी को क्या कहेंगे, नदी से बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उनसे क्या काट दी जाती है, नहरें काट दी जाती हैं, जिससे सिंचाई की जाती है, ठीक है। लेकिन अधिकांश आज भी हमारे देश में अधिकांश जो खेती होती है वो वर्षा के जल से होती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल नहीं पहुँचता, जहाँ पे नहरें नहीं हैं। राजस्थान देख रहे हैं, दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका नाम सऊदी अरबिया, एक भी नदी नहीं है वहाँ पे, एक भी नदी नहीं है, फिर भी वो पीने के पानी को नहीं तरसते। हमारा देश देखो, नदियाँ भंडार है हमारे पास नदियों के भंडार हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी कुछ हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। दूर दूर तक जाना पड़ता है औरतों को लाने के लिए, पानी लाने औरतें जब जाबो करती है, जाएंगे पुरुष तो जाइए नहीं करेंगे, इनकी स्किन गड़बड़ा जाती है कि नहीं जाते। दूर राजस्थान देखते हैं ना, दूर दूर तक लोग जाते हैं पानी लाने के लिए, है ना, कई कई किलोमीटर चले जाते हैं पानी लाने के लिए। और यहाँ हमारे पास पानी है, देखिए पानी की जिस दिन आप वैल्यू नहीं समझोगे आप पानी नहीं बचाओगे। पानी की पहले वैल्यू समझो, समझ रहे हैं कि नहीं, पानी की क्या समझें, वैल्यू। हम देखिए पीने वाले पानी से हम उल्टा काम करते हैं। जिस पानी से आप अपनी भैंस को धोते हैं, साइकिल को धोते हैं, गाड़ी को धोते हैं, वो पीने वाला पानी है। नदी में ले जाकर भाई धो लो। हालांकि ये जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन जल बचाने का सबसे आसान है कि वर्षा वाले जल को इकट्ठा कीजिए, उससे कपड़ा धोने का काम कीजिए, गाय भैंस, है ना, आप गाड़ी वगैरह धोने का काम उससे कीजिए, वर्षा वाले जल से। हम पीने वाले जल से दूसरा काम करते हैं ना। जल को बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जल, आप बार बार एडवर्टाइज, गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है कि जल बचाएं, जल बचाएं, जल बचाएं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के चाहने से जल नहीं। जब तक कि एक एक नागरिक के मन में ये बात नहीं आएगी कि जल बचाना है, तब तक जल नहीं बचेगा। सिंचाई में करते हैं, इसके बाद पीने में, है ना, ये पीने में नहीं तो ज़बरदस्ती कुछ मिलाते हैं, है ना। पानी हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। प्यास, अगर आप सोचो जो दारू वगैरह बनता है उसमें क्या पानी नहीं मिलाया जाता, सब चीज़ में पानी मिलाया ही जाता है। कुछ चीज़ में हम पानी मिला के पीते हैं, कुछ में पानी, अगर दूध वाला बेचारा चिल्ला चिल्ला के आपके घर आता है, आता कि नहीं आता है, और उससे बार बार हम पूछते कहीं पानी नहीं ना मिलाए हो, और दारू वाला घर वहीं बैठा रहता कमरा में, वहाँ ले जाएंगे अपने से पानी मिलाएंगे। गजब व्यवस्था है कि नहीं। तो जो अच्छी चीज़ें होती, किताबें सड़क पे बेची जाती हैं, जूता क्या लाइट वाले शीशम लगा के बेची जाती हैं, है ना। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि उस दिन, वो दिन करीब नहीं है कि जब किताबें सड़क पे फेंक के बेची जाएंगी और जूता वगैरह जो है वो क्या, वो फ्रेम में सजा सजा के लाइट में बेचा जाएगा। तब समझ जाना कि दुनिया को ज्ञान की ज़रूरत नहीं, जूता की ज़रूरत है। और आज वो दौर आ रहा है। आप देखिए जूता इतना बढ़िया से बेचा जाएगा जैसे उसे खाने के लिए बेचा जा रहा है। अरे रहेगा पैरवे में ना, धूले उले में लगेगा। किताब देखते हैं 5 का 10, 5 का 10, ये लेके जाइए भैया, ये लेके जाइए, है ना, सामान्य ज्ञान लेके जाइए, जनरल नॉलेज लेके जाइए, है ना।
जीके लेके जाओ, जीएस लेके जाओ, ये कक्षा 9 की किताब, कक्षा 10 की किताब, 12 किताब, 11 किताब, वो पे चढ़ के कुल बताओ किताब ये अब चढ़ के बेचेंगे। यहाँ एक बार किताब गिर जाती तारे विद्या माई मोरे हवा, हाँ 16 बार पैर छूते हैं, वहाँ वैल्यू नहीं है। तो समझ जाओ जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो समझ जाओ कि हमें किसकी ज़रूरत है। फिलहाल भोजन बनाने में भी हम जल का प्रयोग करते हैं। कोई भी खाना हो, कोई भी खाना हो, बिना पानी के बना देंगे। चावल पकाएंगे किस में? मट्टी के तेल में। रोटी आटा कैसे गूँथेंगे? किससे बताइए? हाँ है ना, पानी से। सब्जी किससे बनाएंगे? दाल किससे बनाएंगे? है ना, मतलब हर भाई आप कहोगे सर जी चोखा बना लेंगे, तो चोखा खाएंगे कैसे? चोखा में तेलवा तो डालोगे, उसमें किसकी मात्रा है? जल की। क्योंकि अगर जल की मात्रा नहीं है, जब वो भाई किसका तेल लेके आए हैं? सरसों का लेके आए हैं, सोयाबीन का लेके आए हैं, तो वो कभी ना कभी तो पेड़ रहा होगा। वो पेड़ रहा होगा तो पेड़ को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पानी की। तो बिना जल के कुछ नहीं होने वाला। मैंने बताया ना कि बिना जल के जीवन संभव है ही नहीं। अगला टॉपिक, हमारे शरीर में जल का क्या महत्व है? पहला पॉइंट, भोजन पहुंचाने में जो लार होता है उसमें पानी की मात्रा। अगर पानी की मात्रा हमारे शरीर में ना हो तो भोजन यहाँ से कभी भी पेट के अंदर जाइए नहीं करेगा। और जब नहीं जाएगा तो फिर पता चले लकड़ी लगा खोबिया आएंगे, है ना, थोड़ा तेल पोत के धक्का मारा जाएगा, खाना जाओ, है ना, दूठ लगे रहेंगे मिस्त्री, खाली कुल धक्का मारेंगे। समझ रहे हैं, खाली खाना पचाने का काम करेंगे। पाचन में भी सहायता करता है। आप जानते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पित्तरस, है ना, समझ रहे हैं, ये सब कहाँ से आते हैं भैया? अगर इनमें जल की मात्रा नहीं हो, लार एंजाइम हो गया, ठीक है। अगर और एक क्या, चलिए ठीक है बताऊंगा कभी, है ना, लार हो गया आपका, एंजाइम हो गया, इनमें क्या पाया जाती है? जल की मात्रा पाई जाती कि नहीं पाई जाती? अगर जल नहीं होगा तो आपका भोजन का पाचन भी नहीं होगा, ठीक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तापमान नियंत्रण। अब देखो जैसे ही गर्मी आती है, अब देखो माउंटेन ड्यू का दौर चलेगा, कोका कोला का दौर चलेगा, सबका चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन ना पिया करें, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं, ये केवल क्या होता है? पानी होता है, सोडियम कार्बोनेट का पानी होता है। आप जब पीते हैं, अगर आपको चेक करना है कि मज़ा आ रहा है कि नींबू पानी पी लो, नमक डाल के बढ़िया से पियो, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है इन कोका कोला माउंटेन ड्यू से। पीने के बाद ई नहीं आता, तक नहीं आता है, क्योंकि गैस होती है वो, और बिना डकार लिए ठंडा तो पी नहीं सकते। और दूसरी चीज़, पीने के बाद जब मुंह नहीं खोलोगे तो नकिया से आता है डकार, तो फिर नकिया ठंडी हो जाती, 2 मिनट हो जाती कि नहीं हो जाती? वो कुछ नहीं है, केवल और केवल गैस है, समझ रहे हैं। और उसमें पानी मिलाया जाता है केवल, है ना, सोडियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है, उसका भाई अपना फार्मूला है। अब तो मैं कोका कोला कंपनी का CEO हूँ नहीं, मैं जानता हूँ क्या क्या मिलाता है। अब वो क्या चीज़ें मिलाते हैं, उसका जो लिखा होता है भाई, उसकी तालिका बनी हुई होती है कि इसमें क्या क्या मिलाएगा, कितनी मात्रा में क्या है, ठीक है। लेकिन स्पेशली वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का पानी होता है, और हम उसको बड़े शौक से पीते हैं। 16 मिनट जुट जाएंगे, चलो आज पार्टी होगी। किसकी पार्टी हो रही है? माउंटेन ड्यू की, कोका कोला की, स्प्राइट की, है ना। वो कुछ नहीं है, वो केवल पानी है। सबसे बेटर है आपके लिए, आप ग्लूकोन डी पी लीजिए, ठीक है। ज़्यादा पीने का शौक है तो, ठीक है, ग्लूकोन डी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, सबसे आसान है। ठंडा वगैरह कुछ नहीं करता बेटा, खाली वो पैसा का वेस्ट है, केवल वो शो अप करने के लिए कुछ ना करें। आप कभी भी एडवर्टाइज वगैरह देखते, जो हीरो करता है एडवर्टाइज, कभी उसे पीते हुए देखे हो? चाहे वो सलमान खान की बात करें, शाहरुख खान एडवर्टाइज करते हैं कि केसर विमल, है ना, दाने दाने में केसर का दम, कभी खाते हुए देखा है उन्हें? तो जब वो नहीं खाते, वो केवल हमारे बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, वो बड़े बड़े लोगों से एडवर्टाइज क्यों करवाती हैं? मैं शाहरुख खान को मानता हूं, है ना, आप सलमान खान को मानते हैं, तो सलमान खान कहेगा खाइए केसर, विमल केसर खाइए और एकदम तंदुरुस्त रहिए। हाँ, मेरी खूबसूरती का राज लक्स है, ले भैया, इनके खूबसूरती का राज लक्स है। मतलब जब ही पैदा हुई थी, लक्स खा के पैदा हुई थी कि लक्स से लगा रही थी? हम कभी देखा लगाते हुए लक्स वगैरह? हमें दिखाओ कि तुम लक्स लगा के सुंदर हो। अच्छा 1 महीना छोड़ दो ना लगाना लक्स, देखो कैसा हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? कि ये केवल आपको, हम जिनको मानते हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। कि हो सकता है भाई करीना कपूर ये लक्स लगाती होगी तब तनी गोरी है, तो अब 16 महीने जो एकदम पूरा अपने आप को, हेमा मालिनी वो को लगाएंगे, हाँ लक्स लगाओ, पूरा लक्स लगा डालो, एक दिन पूरा लक्स में लगा लो, गोरे हो जाते हो।
मेरी खूबसूरती का राज फेयर हैंडसम। एक लड़के ने केस कर दिया फेयर हैंडसम पे, वो 4 साल फेयर हैंडसम लगाया और नहीं गोरा हुआ, केस कर दिया, कंपनी को पैसा देना पड़ा 19 करोड़। समझ रहे हैं? अगर आप केस कर सकते, ये हमारा अधिकार है। कोई चीज़ अगर कोई कंपनी जो एडवर्टाइज में करना वो आपको दिखाना भी पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर आप पढ़ लिख के, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप अपना अधिकार जान सकते हैं। अगर आपको जबरदस्त कोई एडवर्टाइज दिखाता है, आप उस एडवर्टाइज के खिलाफ केस कर सकते हैं। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन तक के ऊपर खिलाफ है ना, उनके ऊपर भी FIR हो चुका है। मतलब सबके ऊपर आप कर सकते, भैया आपने कहा था मैंने खाया, उसका साइड इफेक्ट देखो। समझ रहे हैं ना? तो ये कुछ होता नहीं, ये केवल वो खुद यूज तो करते नहीं। अब IPL का सीजन चल रहा है, देखते ना, MPL बनाइए अपनी फैंटेसी लीग, तो बनाइए, अपनी टीम बना लीजिए, लेकिन नुकसान होगा तो कौन? वो कहता भी है, नीचे लिखता भी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कभी किसी शाहरुख खान ने नहीं कहा कि ये आप खेलिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपका नुकसान नहीं होगा। नहीं, वो कहेगा आपकी जिम्मेदारी है। तो मतलब हम जाहिल आदमी हैं, अपना हम नुकसान करें। उनको तो 2-4 करोड़ मिल गया, उतना बोलने का उनको 2-4 करोड़ मिल गया, और हमें हमारा क्या हुआ? 2-4 करोड़ जो खेत था नदी वो बिक गया। कोई मतलब है हमारे पास? नहीं। तो भाई चालाक बनिए, सतर्क बनिए, नींबू पानी पी लीजिए गर्मी में। गर्मी में जितना पानी पी सको उतना पानी पियो, ठंडा वंडा के चक्कर में ना पड़ो। समझे? ठंडा तुम्हारा जेब ठंडा कर देगा। पैसा रहता तो कल बलाता है ना, तो गर्मी रहती है, वो तुम्हारा जेब ठंडा करके चल जाएगा, फिर 5 मिनट के बाद फिर वैसे ही ठंडे हो जाओगे। समझ रहे हैं ना? इसको ना पिया करें। फिलहाल तापमान को नियंत्रित करने में केवल आपको एहसास होता है, ठंडा पीने के बाद आपको गर्मी महसूस होती है, कुछ टाइम के बाद आपको प्यास लगती है। लगती कि नहीं लगती? नोटिस करके देखिए, फिर आपको प्यास लगती है, आपको पानी, वो केवल कुछ पल के लिए, वो जब तक जाता है तब तक ठंडा लगता है, उसके बाद फिर मामला फिर वैसे रफू चक्कर, फिर पानी, बिना पानी पिए कल्याण नहीं होने वाला। तापमान को जैसे ही आपके शरीर में या ब्लड में पानी की कमी होती है, आप पानी पीते हैं, वो ब्लड के माध्यम से आपके शरीर के पूरे भाग में जाता है और टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन कर देता है। अरे भाई हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही ये कुछ बढ़ जाता है उसे नियंत्रित कर, हम पानी पीते हैं और वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, और तापमान, जब ब्लड में पानी मिल गया तो टेम्परेचर क्या हो गया? पूरा मेंटेन हो जाता है और आपको रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, आगे पौधों में क्या काम करता है? जल। तो पौधों में जल का क्या महत्व है? पहला, अंकुरण। बुआई करने जाते हैं तो हम लोग नहीं कहते खेतवा में देखो नमी है कि नहीं है, नमी है। अगर खेत में नमी कम होगी, जब नमी कब होगी? जब भाई खेत में क्या होगा? पानी की मात्रा होगी, मिट्टी में पानी की मात्रा होगी। कुछ लोग नहीं कहते पुरनका ओदे बो दो, है ना, पुराने वाले, जब पुरानी वाली नमी है उसमें अगर आप बो देते हैं तो क्यों नहीं होता? क्योंकि अंकुरण के लिए भी, अगर जो बीज बोते हैं उसे अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। अभी नहीं कि पूरा नमी है दे दो, है ना, नमी चाहिए, नमी होगा तभी वो अंकुरित होगा। अगर भूमि में नमी नहीं है तो कभी भी कोई बीज अंकुरित ही नहीं होगा। पहला पॉइंट, पौधों में बीजों के अंकुरण को कौन सहायता करता है? या अंकुरण में जल सहायता करता है। अगर जब भूमि के अंदर एकदम जहाँ कंकड़ उभर लिया के बीज फेंक के आओ, है ना, बहुत कठोर कठोर मिट्टी उसमें फेंक के आओ, अभी गेहूँ यही हो जा रहा है, इसके बाद जोतवा के बो दो, देखो हो जाता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए, जल की मात्रा चाहिए मिट्टी के अंदर। आगे, मृदा से पोषक तत्व। आप जानते हैं जाइलम के बारे में, जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण या पौधों में परिवहन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जमीन के अंदर से, मृदा में जो मिट्टी के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उन्हें कौन, किसके माध्यम से? वो जल में मिल के क्या होते हैं? पौधे की पत्ती तक जाते हैं। जल का महत्व हम समझ रहे हैं। पौधों में अंकुरण के लिए और मृदा से पोषक तत्वों को अपने साथ लेके कौन आता है? जल लेके आता है। उसे जल को कौन लेके आता है? तो जाइलम लेके आता है। आगे क्या करते हैं भाई? तत्वों को पहुंचाने में, मतलब मृदा से पोषक तत्वों को पहुंचाने में कौन काम करता है? जल काम करता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण। फार्मूला हमें अभी भी याद होगा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या है? H2O, यानी कि प्रकाश संश्लेषण बिना पानी के हो ही नहीं सकता। यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण में भी जल सहायता करता है। समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? आगे समझते हैं। जल के स्रोत। जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे पहला होता है वर्षा जल। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया ना कि आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है वो किसके द्वारा होती है? वर्षा के जल के द्वारा होती है। मतलब वर्षा जल का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? खेती के लिए। एक वर्ड है अम्लीय वर्षा।
ये बार बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। हम लगातार क्या करते हैं, पृथ्वी पर वस्तुओं को जलाते रहते हैं, है ना। गैस, जो वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं, फैक्ट्रियों चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, वो लगातार क्या करते हैं भाई, है ना, वायुमंडल में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जब पहली वर्षा होती है तो भाई अब देखिए लगातार कोई चीज़ उड़ के जाके यहाँ पे जमा हो रही है, जमा हो रही है। तो जब बारिश कभी भी होगी तो इनको क्या करती है, अपने साथ लेके आती है, और वो ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं, तेजाब बन जाते हैं। तो जब वो पहली वर्षा, वह वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है, उसे बोला जाता है अम्लीय वर्षा। आप देखते हैं आपके घर पे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पहली बरसात में ना भीगा करो, है ना। यहाँ तो कहते हैं मुझको बरसात बना लो, भीगो ससुरे। जब फोड़ा फुंसी होगा तो डॉक्टरों से कहोगे मुझको बीमार बना लो, यहाँ कहीं बगल में सुला लो भाई साहब, यहीं सुला लो, कौनो बेड पे सुला लो, है ना। तो जब पहली वाली बारिश होती है तो क्या होता है, वो अम्लीय वर्षा होती है। जैसे ही वो आपकी त्वचा पे गिरती है, आपकी त्वचा झुलस सी जाती है, फोड़ा फुंसी। और फोड़ा फुंसी ऐसी जगह होता है बेटा, ना बताओगे किसी को, ना दिखाओगे किसी को, है कि नहीं। और ये ऐसी जगह होबे करता है ससुरा, फोड़ा फुंसी नॉर्मल जगह होबे नहीं करता। यहाँ हो जाओ, यहाँ हो जाओ, यहाँ हो जाओ, वैसी जगह होगा कि आप बैठ तो नहीं है पाएंगे, है कि नहीं। तकलीफ देता है ससुरा फिलहाल, है ना। तो वर्षा का जल सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में, सबसे ज़्यादा जल किस मात्रा में हमें मिलता है, वर्षा के जल में मिलता है। 97.41% वर्षा जल हमें मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए, जो वर्षा का जल होता है वो भूमि पर आता है, और भूमि से फिर क्या करता है भाई, है ना, कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से फिर भूमि पर आता है। इसे जल चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिलहाल हम जब जल चक्र पढ़ेंगे, नदी, ठीक है, आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। फिलहाल समझो कि नदी के द्वारा हम क्या करते हैं। नदी भी क्या है, एक प्रकार का जल का स्रोत है। नदी का पानी हम देखते हैं, मैंने बताया ना, नदी के पानी से, नदी से हम नहरें निकाल देते हैं, और उन नहरों से हम सिंचाई का काम करते हैं पहला। अब सबसे ज़्यादा आजकल नदियों से बिजनेस किए जाते हैं, नदियों में बांध बनवा दिए जाते हैं, नदी के बीचों बीच बांध बनवा दिया जाता है, डैम बनवा दिया जाता है, जिसके पानी को रोक के उसके जलस्तर को बढ़ाया जाता है। और उससे क्या करते हैं ना, नहरें निकाल के, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नहरें निकाल के हम सिंचाई कर लेते हैं। पहला तो सिंचाई हो गया, अब मतलब कृषि में सिंचाई कर लिया। घरेलू उपयोग, अब उस पानी को इकट्ठा करके नीचे पाइप बिछा के क्या करते हैं, हम घरों तक सप्लाई देते हैं, घर तक उस पानी को पीने का पानी बना के भेजते हैं, सप्लाई करते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है बिजली बनाने में। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप पानी को, ये नदी है, यहाँ अगर इसके पानी को बांध देंगे, यहाँ बांध देंगे, बांध बना देंगे, तो यहाँ जो पानी जाएगा टकरा के जल का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई। हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। अगर कभी खेत वाय में पानी नहीं भरते हैं तो जो मेड़ बनती है उसको बांध देते थे मोटे से, तो पानी आता है, तो फिर पहले पानी इकट्ठा हो जाता है, फैल जाता है, फिर धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है कि नहीं, मेड़ के बराबर हो जाता है। वैसे ही जब नदियों के बीच में बांध बनवा दिया जाता है तो क्या होता है, वो जल स्तर बढ़ता है, और जब पानी पूरा ऊपर बढ़ जाता है तो उसके नीचे क्या, बांध को एक जगह से काटा जाता है। वो कटिंग पहले से बनाई गई होती है, वरना जब पानी अगर एक जगह से गिरने लगेगा ना तो पूरा बांध हमें तोड़ देगा, समझ रहे हैं ना। वो एक जगह से कटिंग बनाई जाती है, और उसके नीचे टरबाइन लगा होता है, टरबाइन पंखे जैसा होता है, ठीक है। और इस पे जब पानी गिरता है तो ये टरबाइन क्या होता है, घूम जाता है। क्या होता है, घूम जाता है। और जब ये टरबाइन घूमने लगता है तो टरबाइन से एक पट्टा लगा हुआ होता है डायनेमो पे। किस पे लगा होता है, डायनेमो। डायनेमो के बारे में हम जानते हैं, डायनेमो एक प्रकार का यंत्र है जो क्या करता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। आप शादी विवाह में देखते हैं जनरेटर के आगे जो मोटा सा लगा होता है वो क्या होता है, डायनेमो। जब जनरेटर चलता है तो वो डायनेमो घूमता है, और डायनेमो जितना घूमेगा भाई, जो पट्टवा ऐसे लगा के देखते हैं ना जनरेटर में लगा होता है ऐसे, जो उसका पहिया होता है, बीच में जो पहिया होता है उसमें ऐसे लगा होता है ना रबड़ का, वो क्या करता है, वो डायनेमो को घुमाने का काम करता है। और डायनेमो जितना घूमेगा उतनी ज़्यादा बिजली बनेगी, समझ रहे हैं ना। तो डायनेमो क्या करता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब ये पानी लगातार गिरता है, और ये डायनेमो, ये टरबाइन लगातार घूमती है, टरबाइन घूमती है तो वो विद्युत मोटर घूमता है, सॉरी वो डायनेमो घूमता है। डायनेमो जितना घूमेगा उतनी बिजली बनती है। आपके घर तक जो बिजली आती है, हालांकि बिजली कई तरीके से बनाई जाती है, नदी के जल द्वारा बनाई जाती है, कोयले द्वारा बनाई जाती है, नाभिकीय विखंडन द्वारा बनाई जाती है। लेकिन इनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसके द्वारा, विद्युत उत्पादन में हम किसके द्वारा करते हैं, नदी के जल द्वारा हम बांध बना के बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।